नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ठकुरला स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर के आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 7, जो कि हमें अशोक के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। दोस्तों, जो अशोक के बारे में कहानियों में हमने काफ़ी सुना होगा। तो अशोक काफ़ी एक महत्वपूर्ण शासक है। तो सबसे पहले अगर हम यही जानें कि अशोक था ही कौन, तो अशोक मौर्य साम्राज्य का एक तीसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कौटिल्य के सहायता देने के बाद। उसके पश्चात इसका जो दूसरा शासक था वह बिंदुसार था और तीसरा शासक था अशोक। और मौर्य साम्राज्य की ही एक बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे पहला साम्राज्य था। इससे पहले भारत में राज्य हुआ करते थे, और साम्राज्य राज्यों से कई मायनों में भिन्न होता है। साम्राज्य के पास राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधन होते हैं, अधिक सेना होती है, और जो कर व्यवस्था है और जो प्रशासन है वह काफ़ी मजबूत होता है राज्यों की तुलना में। भौगोलिक सीमाएं साम्राज्य की राज्यों से ज़्यादा होती हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से ऐसी क्या भिन्नताएं थीं जो अशोक को एक महान श्रेणी में जाकर रख देता है। तो अशोक अपनी कुछ खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उसमें सबसे प्रमुख है उसकी धम्म नीति। धम्म नीति एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक ने अपना युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को धारण किया। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरी विशेषता थी कि अशोक ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। और तीसरी इसकी जो विशेषता हमें नज़र आती है वह है अशोक के अभिलेख, जो कि प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अधिकांश, लेकिन कई जगह ग्रीक, अरामाइक और खरुष्टी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आपने सिक्कों पर देखा होगा सारनाथ के स्तंभ को, जहाँ पर कि हमें 3 शेर नज़र आते हैं। हालांकि यह 4 शेर है, हमें 3 शेर ही नज़र आएंगे। यह एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में अपना शीर्ष किए खड़े हुए हैं। यह मुस्कुराते हुए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के शौर्य और सब्र दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि एक तरफ मुस्कुराते हैं तो दूसरी तरफ, चूँकि यह एक बहुत ही जंगल का जो एक प्रकार से शेर कहा जाने वाला पशु है, तो शौर्य का भी प्रतीक है। तो भारत के सिक्के पर इसे लिया गया है। तो यह अशोक के सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं स्तंभों और पत्थरों पर लिखे गए हैं। अगर देखा जाए तो अशोक का जो राज्य था उसे साम्राज्य क्यों कहा जाता है, एनसीईआरटी ये प्रश्न को पूछती है। तो उसे साम्राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी भौगोलिक सीमाएं अधिक थीं। लगभग भारत में उसकी भौगोलिक सीमाएं थीं। एक प्रकार से देखा जाए तो प्राचीन काल में भारत का एकीकरण करने वाला अगर कोई राज्य था तो वह राज्य अशोक का ही नज़र आएगा। तो इसीलिए इसे साम्राज्य कहा जाता था। इसके जो संस्थापक थे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। 2300 वर्ष पूर्व इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और इसमें जो सहायता उन्होंने जो प्राप्त की वह चाणक्य था। और चाणक्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य का जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। थोड़ा सा एक जानकारी है यहाँ पर कि वंश किसे कहते हैं। वंश एक के बाद एक बनने वाले राजा की वह प्रक्रिया है जो वंशानुगत होती है, उसे हम वंश कहते हैं। मौर्य साम्राज्य आधुनिक काल तक एक प्रकार से देखा जाए तो वंशवाद की जो प्रक्रिया है लोकतंत्र से पूर्व, वो हमें सभी शासन पद्धतियों में नज़र आती है। तो अशोक या मौर्य साम्राज्य में भी हमें ये वंशवाद देखने को मिलता है। इसकी स्थापना करने वाला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और इसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक था। इसके बाद भी कुछ शासक हुए, लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 ही शासक हमें इस साम्राज्य में नज़र आते हैं। ये यहाँ पर कुछ अशोक के
शिलालेख हैं और कुछ महत्वपूर्ण नगर यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम नगरों की चर्चा करते हैं। उत्तर पश्चिम में ये तक्षशिला है। यह उत्तर पश्चिम से भारत को जोड़ने का काम करता था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नगर है ये है उज्जैन। उज्जैन जो था वह उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का काम करता था। यहाँ पर हमें याद ये रखना चाहिए कि जो अशोक के समय पर मौर्य साम्राज्य था तो उसके 4 और प्रांत थे। एक था तक्षशिला, और पूर्व में कलिंग था, और दक्षिण में, और ये जो मध्य भारत में उज्जैन हुआ, ये दक्षिण में उज्जैन हुआ करता था, और दक्षिण भारत में था ब्रह्मगिरी। तो ये हमें अशोक की सीमाओं, अशोक के साम्राज्य की सीमाओं को दर्शाता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वह काफ़ी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। तो उसके अभिलेखों को एक एक करके जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से। लंपाक, इसे हम लंपाक कहते हैं, यह अफ़गानिस्तान में है, और इसी के दक्षिण में है कंधार। कंधार की जो वर्तमान अवस्थिति है वो आज भी वही है जो कि पहले हुआ करती थी। मनसेरा और शहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान में है। उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है। कलसी, यहाँ पर ये उत्तराखंड में है। कलसी, मेरठ, टोपारा, बहापुर, लुम्बिनी नेपाल, और रामपुरवा बिहार में है, और लौरिया अराराज बिहार में है। पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी था। सारनाथ का अभिलेख और इलाहाबाद और कौशाम्बी, ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखना है। और रूपनाथ, सांची, सोपारा, और धौली और जोगढ़, ये कलिंग राज्य है। उड़ीसा को हम कलिंग राज्य कहते हैं। ये यहाँ पर धौली और जोगढ़ के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से याद रखना है, धौली और जोगढ़ का अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। तटीय अभिलेख हैं ये। धौली से एक हाथी भी प्राप्त होता है, कलिंग राज्य का हिस्सा थे। सोपारा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा। सोपारा का जो अभिलेख है एक प्रकार से देखा जाए तो एक तटीय नगर है, तटीय तट पर स्थित है। गिरनार, यह भी एक प्रकार से तट पर ही स्थित है। और मास्की और ब्रह्मगिरी, ये काफ़ी ज़रूरी हैं जो बताए गए हैं, इन्हें याद रखने का प्रयास करना। एक प्रश्न बनता है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जो मौर्य साम्राज्य जो हुआ करता था, इसका प्रशासन किस प्रकार से चलता था। तो इसके प्रशासन को चलाने के कई तरीके थे। इसके प्रशासन में कुछ तत्व समाहित थे, जैसे कि एक तो साम्राज्य हुआ करता था, और दूसरा प्रांत, और कुछ दूर दराज जंगल हुआ करते थे। जो प्रांत था उसमें उज्जैन, तक्षशिला, ब्रह्मगिरी, और राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। यहाँ पर जो प्रांत हुआ करते थे वहाँ राजकुमारों की नियुक्ति की जाती थी। ये कोई कठोर नियम नहीं था राजकुमारों की ही नियुक्ति की जाए, ये सामान्यतः प्रथा प्रचलित थी। प्रांतों से संसाधनों को एकत्रित किया जाता था। जैसे कि हमें जानकारी मिलती है तक्षशिला से कंबल, और दक्षिण भारत से सोना। साम्राज्य के अंतर्गत ही हमें जंगल देखने को मिलते हैं। जंगल जो हुआ करते थे काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल काफ़ी हद तक स्वतंत्र हुआ करते थे, किंतु जंगल से यह अपेक्षा की जाती थी आदिवासियों से कि यह सेना को ज़रूरत पड़ने पर सेना की सहायता करें, ज़रूरत पड़ने पर सेना को जो जंगली उत्पाद हैं वह मुहैया कराएं। और जो दूसरा है कि पाटलिपुत्र के जो कि पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी थी, पाटलिपुत्र के आसपास के जो इलाके थे वह राजा के सीधे नियंत्रण में हुआ करते थे। राजा जो था वह किसान, पशुपालक, शिल्प और व्यापारी से कर वसूलता था, और ये जो कर वसूली का काम था वह अधिकारी के माध्यम से किया जाता था। इन्हीं अधिकारियों में अगर बात की जाए, एक महत्वपूर्ण अधिकारी संदेश वाहक अधिकारी जो होता था वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता था और जासूसों पर निगरानी रखता था। अब प्रश्न बनता है कि नजराना किसे कहते हैं और कर क्या होता है।
जैसा कि हम जानते हैं, कर तो नियमित रूप से जनता द्वारा शासक को दिया जाता है, और नजराना जो होता है यह कर का ही एक अनियमित रूप है। जब भी संभव हो इसे जनता से लिया जा सकता है। नजराने के तौर पर विविध प्रकार के पदार्थ दिए जाते थे, जो भी पदार्थ भी दिए जा सकते थे नजराने के तौर पर, कर के तौर पर भी दिए जाते थे। एक मेगास्थनीज हुआ करता था, जो कि यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर था, यह पश्चिम एशिया का शासक था, और इसने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने जो भी अपनी आंखों से देखा उसका विवरण उसने पुस्तिका में लिख दिया। जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं है, और इसे विभिन्न जो इतिहासकार थे उनके उद्धरणों से इसे पुनः लेखन का कार्य किया गया है। तो इस प्रकार से जो इसकी प्रासंगिकता है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और मेगास्थनीज राजधानी के सम्राट के बारे में कुछ कहता है, और एनसीईआरटी ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एनसीईआरटी ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है सम्राट का, और ये बताती है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र यानी कि आज का आधुनिक पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था, और ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। 570 बुर्ज और 64 द्वार हुआ करते थे। 3 मंजिल की एक इमारत थी, जो कि लकड़ी कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। जैसा कि हम पूर्व ही चर्चा कर चुके हैं कि अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों था। अशोक एक अनोखा सम्राट था क्योंकि उसने एक अभिलेख लिखे, जनता को सीधे उसने अभिलेखों के माध्यम से संवाद किया। और दूसरा था कि उसकी एक धम्म नीति। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्राकृत थी, और जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से किया है। अशोक कहता है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इस तथ्य को याद रखना है। इससे मुझे अपार दुख हुआ। अशोक को 1 लाख लोग मारे जाने का दुख था। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक ने अपने राज्यों की सीमाओं का एक स्तर तक विस्तार कर लिया था। अगर व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो अब तलवार के दम पर विस्तार संभव नहीं था, और यह तलवार के दम पर इतने विविधतापूर्ण देश पर शासन कर पाना संभव नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशोक ने धम्म नीति के माध्यम से कुछ व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की, और जिसके कारण अशोक एक विलक्षण शासक के तौर पर प्रस्तुत होता है। अगर हम धम्म की बात करें तो धम्म जो है एक प्राकृत भाषा का शब्द है, जो कि संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का ही रूप है।
यानी कि अगर हम बात करें जो धम्म है यह धम्म ही है, लेकिन जो धम्म है यह प्राकृत भाषा है और जो धर्म है यह एक संस्कृत भाषा है। लेकिन अगर धर्म की अगर हम बात करें तो ये कुछ कर्मकांड की बात करता है, पूजा आराधना की बात करता है, लेकिन अशोक का जो धम्म था वह एक प्रकार से जनता को निर्देश था। यह जनता को निर्देश था और धम्म को प्रेरित करने वाले ऐसे कई तत्व थे जिनके ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके कारण अशोक धम्म नीति की तरफ प्रेरित होता है। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि अशोक ने तलवार के दम पर एक बड़े साम्राज्य की सीमा, एक बड़े अपनी साम्राज्य की सीमाओं का एक स्तर तक विस्तार कर चुका था। अब शायद संभव नहीं रहा होगा कि इसी तलवार के माध्यम से इस विस्तारित सीमा पर शासन किया जा सके। अशोक ने एक विविधतापूर्ण देश में जहां अलग अलग धर्म के लोग थे, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और परिवार में भी झगड़े थे और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े थे। इन समस्याओं का समाधान करने का अशोक ने अपना मन बनाया और इसी को हम अशोक की धम्म नीति कहते हैं। अब इन समस्याओं का समाधान करने का जब अशोक ने मन बना ही लिया तो फिर उसने इसके लिए महामात्य की नियुक्ति की। महामात्य अधिकारी हुआ करते थे जह वो जगह जगह जाकर के अशोक के निर्देशों को जनता को सुनाते थे और इसके अतिरिक्त अशोक ने शिलाओं पर भी अपने इन विचारों को लिखवाया और दुनिया भर में उसके ये विचार काफ़ी प्रासंगिक हों इसके लिए उसने दूत भी भेजे। हमें जानकारी मिलती है सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका उसने अपने दूत भेजे। कुछ लोगों का यह आरोप है धम्म नीति धम्म बल्कि यह धर्म से मुक्त नहीं थी, इसमें बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया। लेकिन कई तथ्य कई विचार इस बात को सीधे से नकार देते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के न तो निर्माण की बात की न अष्टांगिक मार्गों की बात की। अशोक ने काफ़ी व्यवहारिक नीति बनाई। अशोक ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने की नीति का पालन किया और अशोक ने इसी नीति के क्रम में उसने युद्ध नीति का त्याग करने की बात कही। शायद कलिंग के बाद हमें कोई इतना बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिलता जहां लाखों लोग मरे हों। तो अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति को लेकर के आया। अगर देखा जाए तो धम्म नीति और युद्ध नीति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। युद्ध नीति भी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रही थी और धम्म नीति भी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रही थी, लेकिन धम्म नीति में तलवार नहीं थी, उसमें विचार थे। और युद्ध नीति में तलवार और लोगों का खून बहाया जा रहा था, संसाधनों की क्षति हो रही थी और दोनों ही तरफ और ब्राह्मण व श्रमणों को भी मारा जा रहा था। तो ये एक ऐसी विलक्षण व्यवस्था अशोक ने प्रस्तुत की जिसके कारण अशोक को महान भी कहा जाता है, महान श्रेणी में रखा जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो प्राचीन काल में एक ऐसी व्यवस्था को खड़ा करना अपने आप में एक महानता का तो प्रतीक है ही। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ये बैल देख रहे हैं, ये जो बैल है आजकल इसे राष्ट्रपति भवन में रखा जाता है। ये बैल जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसे बिहार के रामपुरवा से उठा करके राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। ये अशोक के काल में ही बना। अशोक ने एक प्रकार से देखा जाए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सड़कें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए, चिकित्सा की व्यवस्थाएं की गई और अपनी प्रजा को अशोक ने संदेश दिए। जैसा कि हमने देखा कि जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए संदेश दिए, उसी को अशोक की धम्म नीति कहा जाता है, जो कि कोई कर्मकांड या पूजा आराधना ना हो करके एक प्रकार से सद्भावना को पैदा करे, उसे हम अशोक की धम्म नीति कहते हैं।
जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि लोग अनुष्ठान किया करते थे, बीमारी हो जाया करते थे तो कुछ कर्मकांड करते थे, तो इनका कोई लाभ नहीं निकलता था। तो अशोक ने इनको, लोगों को जागरूक किया इनके प्रति कि ऐसा न करें। और अशोक ने ये भी कहा कि अपने धर्म की प्रशंसा के लिए दूसरे धर्म की निंदा न करें। एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक की सहिष्णुता की जो नीति थी, जैसे कि अकबर की भी एक नीति थी सुलह कुल, और अकबर की सुलह कुल की नीति और अशोक की ये जो सहिष्णुता की नीति है, इनमें भी हम कुछ एक दूसरे के समानता के तत्व देख सकते हैं। एक लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, और ब्राह्मी लिपि के पश्चात कुछ एक प्रकार से क्रमिक रूप से भाषाओं का विकास हुआ। अशोक एक अनोखा सम्राट हम अशोक को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। ऐसा भला कौन सा शासक हो सकता है जो युद्ध नीति का पालन ना करे। यहाँ तक कि महाभारत में श्री कृष्ण भी अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने ही, एक प्रकार से देखा जाए तो अपने ही भाइयों या अपने ही जो रिश्तेदार थे, अपने ही संबंधियों पर हमला करने के लिए युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं और वह उनको अपने क्षत्रिय के धर्म से परिचित कराते हैं। लेकिन अर्जुन बार बार उनके परिणामों से परिचित कराना चाहता है। वो बता रहा था कि इसके परिणाम कितने गंभीर होने वाले हैं। युद्ध भले ही युद्ध का परिणाम जो भी हो, लेकिन इससे जो क्षति होने वाली है वह काफ़ी भयानक होगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अशोक को जो ज्ञान युद्ध के पश्चात प्राप्त हुआ, अर्जुन उससे पहले ही आगाह कर रहे थे श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा करने से रोका और युद्ध के प्रति प्रेरित किया। लेकिन अशोक जो था आगे चल कर के एक अनोखा साम्राज्यवादी इसलिए ठहरता है क्योंकि एक अनोखा सम्राट इसलिए ठहरता है क्योंकि उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया, लेकिन युद्ध नीति की जगह पर वह धम्म नीति को लेकर के आता है। चूँकि इस एनसीईआरटी में खास विशेषता ये है, जैसे ही चैप्टर का अंत होता है तो कुछ बताया जाता है कि वैश्विक स्तर पर या भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या चल रहा था। 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, तो वहीं थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। लगभग 2000 वर्षों में इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया। 6400 किलोमीटर की ये लंबी दीवार है। इसको जो उत्तर पश्चिम से जो पशुपालक थे उनसे चीन की रक्षा करने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया। पत्थर और ईंट से बनी ये दीवार थी। 100 से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कुछ मीनार बनाए गए थे। मीनार मतलब कि आप ये दीवार जो देख रहे हैं ये एक मीनार है। ये 100 से 200 मीटर पर एक मीनार हुआ करता था। आप ये अनुमान लगा करके देखें, प्राचीन काल में ऐसी बड़ी दीवार का निर्माण कर देना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती भरा कार्य तो था ही, इसमें बड़ी तकनीकी विकास और आधुनिकता का भी इसे प्रतीक माना जाना चाहिए, क्योंकि इतनी उच्च पहाड़ों पर इतनी विशाल दीवार जो कि आधुनिक काल तक सबसे बड़ी दीवार भी बनी हुई है। एक प्रकार से देखा जाए तो भारत की जो उत्तर पश्चिम की सीमा थी वहाँ से आगे चल कर के लगातार आक्रमण भारत पर होते हैं, लेकिन चीन ने, मौर्य साम्राज्य जब भारत में चल रहा था तो चीन ने उसी वक्त अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा लिए। अगर वर्तमान समय में भी देखा जाए तो चीन अपनी सीमाओं को लेकर हमेशा से ही सचेत रहा है। वर्तमान समय में भी चीन अपनी सीमाओं पर बहुत अधिक फोकस करता है। और वर्तमान समय में अगर हम भारत के सीमाओं को देखें तो शायद वह चीन की नीति से काफ़ी भिन्न है। चीन ने अपनी सीमाओं के नज़दीक विकास डेवलप किया है, लोगों का सेटलमेंट है उसको भी किया है, लेकिन भारत अभी सीमा के मामले में, सीमा सुरक्षा के मामले में चीन से अभी काफ़ी पीछे है। और ये सिर्फ हमें आज से ही नहीं बल्कि हमें यह प्राचीन काल से देखने को मिल रहा है। और चीन के जो मुखिया हैं, देश के मुखिया, उनके द्वारा बार बार ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि चीन की सीमाओं से समझौता नहीं किया जाएगा और हम
भारतीय लगातार ऐसा, भारत का ऐसा मानना है, या भारत में जो बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा यह तथ्य हमेशा प्रस्तुत किया जाता है, विचार प्रस्तुत किया जाता है कि अगर भारत और चीन के साथ व्यापार के संबंध मजबूत होंगे तो शायद भारत और जो चीन की जो सीमा विवाद है वो सुलझ जाए। लेकिन चीन बार बार इस तथ्य को दोहराता है कि व्यापार अपनी जगह है और सीमा विवाद अपनी जगह है, और 80-90 बिलियन डॉलर के व्यापार होने के बाद भी भारत और चीन की सीमाएं ऐसी ही बनी हुई हैं, और इन सीमा विवादों में यथा स्थिति का बना रहना कहीं ना कहीं इसके तत्व हमें प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे के लिए